जय हिंद साथियों। जैसा कि 1947 में बहुत ज्यादा हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने संघर्ष किया, एट लास्ट अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। और उसमें दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, हमारे उस अखंड भारत का एक और बड़ा हिस्सा और यानी कि विभाजन पाकिस्तान के रूप में हो गया। तो उसके विषय में बात करेंगे, उससे क्या क्या उसके बीच में रीजन रहे होंगे। आखिर ये अगर ऐसा ना हुआ होता तो हमारे देश की सिचुएशन क्या होती, अगर हो गया है तो क्या उसमें लॉस रहा है, और कौन कौन से बहुत जो खास रीजन्स हैं वो क्या रीजन्स रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये इतना भाग हमारा इंडिया से, ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है, और इसकी तस्वीर भी जो है जैसे उसके कृत्य है उसी तरीके से दिख भी रहा है। ये आपको फिगर के अंदर जो बंद है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यहाँ बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और ये हमारे इंडिया से, ये हमारा शेष ये नक्शा इंडिया का है, ये इतना यहाँ से कट गया। इसमें से एक और हिस्सा गया था, ये यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ पे फिगर में बना हुआ है। इसको पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 1971 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान इनका आपस में गृह युद्ध हुआ था। तो उसी का फायदा उठाते हुए हमारे देश की जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जिनको कहा जाता है, उस समय पाकिस्तान के 93,000 की फौज, जो कि बहुत बड़ी संख्या की होती है, 93,000, 93 के का मतलब हजार होता है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। 93,000 फौज को सरेंडर करके उनको दो विभाजित देशों में कर दिया, तो बहुत से कमजोर उनको कर दिया था। तो ये ईरान है, यहाँ पर अन्य देशों, अपने भारत के पास पड़ोसी देशों की बात करें, इंडिया अपना प्यारा सा मुल्क है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये भूटान, नेपाल, ये चाइना, इसकी इधर बहुत बड़ी सीमा है, चाइना हमारे यहाँ लगता है, यहाँ पर नेपाल है, ये तजाकिस्तान है। तो अब इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये कुछ तस्वीर है 1947 का, वो मंजर रहा होगा जब पार्टीशन के बाद में एक धर्म के नाम पर पार्टीशन हो गया, और हर मतलब पूरे जो देश था, पहले पूरा संपूर्ण इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब जो विभाजन से पहले अनडिवाइडेड इंडिया था। तो हर प्रदेश, हर देश के हर कोने में सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग रहते थे। तो जो वहां पार्टीशन हो गया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब उस समय भी लोग इधर 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 हिंदू भी लोग रहते होंगे और मुस्लिम भी रहते होंगे। ठीक उसी कंडीशन में, उसी तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों लोग पूरे ऑल ओवर जो कंप्लीट इंडिया है, अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें रहते थे। और ऐसी कंडीशन आने के बाद में इनको एक आ गया कि यहाँ जो पाकिस्तान के मुस्लिम भाई हैं, पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, ये अपनी फौज, जो भी इनके भाई बंधु यहाँ मुस्लिम थे, कि यहाँ इनको डाइवर्ट किया जाए, इनको यहाँ बुला लिया जाए, और यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनको इस तरीके से मतलब इंडिया में बुला लिया जाए। तब ऐसी कंडीशन हुई, तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का फेस करना हो रहा होगा, कि सिर्फ उन कुर्सी के लालच के ही या कुछ चंद लोगों का फैसला, इससे पता नहीं कितने इंडियंस तो वो भी थे, और कितने मासूमों को, पता नहीं कितने मासूमों की निर्मम हत्या हो गई, कितना अत्याचार हुआ, किसी का बेटा भारत में रह गया, माँ पाकिस्तान में रह गई, पति पाकिस्तान में, पत्नी इंडिया में। ऐसे बहुत से बहुत डीप डीप रिलेशन जो रिश्ता होते हैं वो बिछड़ के रह गए हमेशा हमेशा के लिए, और कुछ तो हमेशा के लिए जुदा हो गए आवागमन में। ये कुछ तस्वीरें हैं, और इसके पीछे कुछ जो खास रीजन रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कई कारण थे, जिसमें धार्मिक रीजन तो आप समझ सकते हैं प्रमुख रहा होगा, राजनीति और सामाजिक कारण शामिल थे। सबसे प्रमुख रीजन हम जहां तक समझ पाते हैं वो धार्मिक रीजन था, और उसके बाद में ये राजनीति दूसरा सबसे बड़ा ये भी कारण रहा, क्योंकि एक मुस्लिम लीग के प्रमुख जो थे
और एक मतलब कांग्रेस पार्टी उस समय चल रही थी, तो मुस्लिम लीग के प्रमुख जिन्ना साहब थे और महात्मा गांधी के, ये दोनों लोग करीबी ही थे। आपको एक तस्वीर पीछे दिखा रहे हैं लास्ट में, ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं। उसमें महात्मा गांधी का बोलबाला तो था ही, जिसको चाहते जिसके ऊपर अपना हाथ रखते वो उस पोजीशन पे पहुंच सकता था। तो ये भी इनके करीबी थे। ये जिन्ना साहब हैं, मुस्लिम लीग के प्रमुख हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग के चीफ हैं, ये आप उनको जानते हैं। नेहरू जी हैं, ठीक है। अब भाई कोई भी अगर एक कंट्री रहेगा तो उसमें पीएम का पद तो एक ही होगा। अब इनको भी पीएम बनना था, इनको भी पीएम बनना था, पीएम को दोनों लोगों को बनना था। अब एक देश में एक ही पीएम बन सकता है, तो ये अपनी जिद पे है कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। इनको भी चाहिए था प्रधानमंत्री के पद, इनके पास भी मुस्लिम के चीफ लीडर थे, तो खुद का फैसला रहा, अपने भाई बंधुओं को समझाया कि हमको तो क्यों ना अपने देश मुस्लिम लोगों के लिए अपनी अलग अलग से कंट्री बना ले। ऐसा ही हुआ। इसका सबसे प्रमुख कारण ये भी रहा कि ये प्रधानमंत्री के पद के लालच में, और इस लालच में पता नहीं कितने लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कारण इसमें दिए गए हैं, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण। प्रमुख रूप से धार्मिक विभाजन, प्रमुख रूप से धार्मिक विभाजन, विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन का एक प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन की, आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश के लोग भारत को आजाद करते करते ऐसा काटा हो गए हैं। पहली बात तो उनका यही मतलब था कि जितना ज्यादा से ज्यादा टूट पाए इंडिया, उतना ज्यादा टूट जाए, क्योंकि उन्होंने भारत को जब आजादी दी तो उसमें बहुत सी मतलब जिस जिस प्लेसेस पे, स्थान पे ब्रिटिश का कब्जा था वो तो छोड़ दिया, और बहुत से नवाब उसके बाद भी रह गए थे। तो उन्होंने कहा जो नवाब, जो राजा उस समय अगर चाहे तो इंडिया में विलय कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो वो अपने आप को राजा घोषित करके अपना स्वतंत्र रूप से अपना देश चला सकते हैं। तो बहुत सी रियासतों को स्वतंत्र करने के लिए अंग्रेजों ने चाल चली, और तो वो तो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल सरदार जी जो थे, उनके बहुत अथक प्रयास से इन्होंने एकीकरण किया और अपने आप को एक मजबूत भारत के ढांचे को अपने आप से स्वतंत्र करा के एक मजबूत इंडिया का गठन किया। और एट लास्ट में जो जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के हरि सिंह राजा थे, राजा हिंदू राजा थे और मुस्लिम वहां की प्रजा थी, तो उसका एक फिर भी आज तक जो मुद्दा चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं, और ऐसा बीज उन्होंने बोया है कि आज तक चल रहा है। तो उसके रीजंस की बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। धार्मिक रीजन, धार्मिक विभाजन एक रीजन रहा। उसका अगला पॉइंट राजनीतिक विभाजन, इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हम आपको बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विचारधाराओं में मतभेद था, मतभेद कहे या इसको दूसरे शब्दों में कहा गया एक कुर्सी का लालच कहे, जिन्ना द्वारा और नेहरू जी के द्वारा। तो एक मतभेद था जिससे विभाजन की मांग उठी। ब्रिटिश सरकार ने भी विभाजन को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार तो चाह ही रहा था 2 टुकड़े के 4 भी टुकड़े हो जाए उसको तो और अच्छा ही लगता, तो उसने उकसाया और दिया और बढ़ावा दिया। ये एक अच्छा सा उदाहरण रहा। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन की नीतियां। आप समझ सकते हैं ब्रिटिश सरकार वोट डालो और राज करो की नीति, ये जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के अपने भारत में व्यापार कर रहे थे, तभी से उन्होंने वोट डालो राज करो की नीति अपनाई और इतना बड़ा अपना मतलब पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया। लड़ाते थे राजा को एक दूसरे को आपस में उसमें एक राजा की मदद कर देते थे, इसमें कुछ शर्त रखते थे कि आप अगर जीत जाएंगे उस राजा को आपके साथ में मदद करूंगा, तो हमको इतने सैनिक चाहिए, इतनी भूमि चाहिए, इतने पैसे चाहिए। ऐसा उनको हरा के ऐसा कर लेते थे, फिर उसी राजा को दूसरे से लड़ाते थे। ऐसे करते करते सभी से अपनी कंडीशंस रखते गए, किसी से जमीन मांगते थे, किसी से छोटी मोटी रियासतें मांगते थे, ऐसा करके अपनी सेना को बहुत मजबूत कर लिया। और एट लास्ट जिसकी मदद कर रहे थे उसको भी
लास्ट में हरा दिया और ऐसे ही अपने देश को कब्जा कर लिया। और बहुत सालों तक उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचते रहे, तो फूट डालो और राज करो की नीति रही अपनाई, जिससे समुदायों के बीच तनाव और विभाजन बढ़ता चला गया। फिर राष्ट्रीय आंदोलन उसके बाद में हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन धार्मिक और सामाजिक विभाजन ने राष्ट्रीयता में भी उथल पुथल मचाई। ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी धर्मीयता सामने आ गई। आखिरकार ये कुछ हो ही गया। दो राष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग अलग रहना चाहिए। मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत ऐसा कहा गया। मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग जिन्ना का तो स्टार्टिंग से ही था, उसने तो हमेशा से चाहा या तो हम यहाँ के प्रधानमंत्री इंडिया के ही बन जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी नीति चलने के लिए वो तैयार था। और उसने मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र और उन्हें अलग अलग देश बनने चाहिए थे उसके अनुसार। फिर माउंटबेटन योजना, उसके तहत एक और रीजन रहा होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की बात है, भारत को दो देशों में विभाजित करने का एक प्रमुख कारण बनी। माउंटबेटन योजना के द्वारा भी 3 जून 1947 को भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने का एक प्रमुख कारण रहा। ये 3 जून 1947 की बात है। विभाजित करने का प्रमुख कारण ये भी एक बना। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा, विस्थापन और मानवीय संकट हुआ। विभाजन के कारण जब विभाजन हुआ, आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं, इंडिया में अगर मुस्लिम हैं उनको किसी भी कीमत पे ट्रेन पे लाद के धक्का मार के किसी तरीके से उधर भेजा गया, बहुत से मर गए इधर से, और उधर से भी जो पाकिस्तानियों के द्वारा हिंदू भाई जो थे उनको ट्रेन में मार के धक्का मार के भर भर के लाशें तक इधर आई। अगर वो दृश्य आप देख पाएंगे तो आप एक बार से बिजली जरूर हो उठेंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके पीछे रीजन एक केवल कुर्सी का लालच और राजनीतिकरण ही रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये मंजर ट्रेनों का है। उस समय इस तरीके से भर भर के लोगों का ये हाल रहा होगा। आप काश उस समय नहीं थे, अगर देखते तो आप नहीं सहन कर पाते। और उसके प्रमुख रीजन तो एक यही है, इनको पीएम किसी भी रूप में बनना था, चाहे इनके साथ में इनके मुस्लिम लीग के लोगों को कुछ भी हो जाए। एट लास्ट पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हैं आप, कितनी तबाही और रोजगार हर तरीके से कितनी तबाही है वहां पर। ये आपको वही दृश्य दिख रहा है। ये ट्रेनें हैं, अंदर जब इनसाइड में उनको जगह नहीं मिलती है तो उसके अंदर भर भर के जाते हैं लोग। ये छत आपको दिख रही है, रूफ दिख रही है छत। ये छत पर इस तरीके से लदे हुए जा रहे हैं। एक बेवकूफी भरा फैसला किसी व्यक्ति ने इस पे कमेंट किया कि जो पार्टीशन और उसको तत्काल प्रभाव से इधर से उधर भेजना, ये सबसे नवाजा है। आपके राय से हो सकता है गलत कहा हो, लेकिन उस समय जिसने अपने भाई खोया, जिसने अपनी बहन खोई, अपना बच्चा खोया, किसी बच्चे ने अपनी माँ खोई है, तो अगर उनकी नजर से देखें तो कुछ गलत नहीं है। ये वही दृश्य है पार्टीशन के द्वारा विभाजन के समय का। एक छत दिख रही है और इस छत पर चढ़े व्यक्ति दिख रहे हैं, छत दिख रही है, ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं आपको। नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर की भी हालत आप देख रहे हैं क्या हो सकती है, किस तरीके से इस देश के साथ राजनेताओं के द्वारा। ये अभी आप नया नहीं देख रहे हैं, भारत में और पाकिस्तान में, मतलब जो भी ऐसे देश हैं उनमें आज भी एक आम आदमी जो अशिक्षित हो और गरीब हो, उसकी एक काउंटिंग के लिए ही वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से उनको आने जाने की सुविधा मिलती है। और अगर किसी को भी इसका तत्काल रीजन देखना भी हो तो कहीं रेलवे स्टेशन पे जाओ और जनरल बोगी में घुस जाओ। आप जनरल बोगी में घुस जाओ, आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप गरीब हैं और गरीब आदमी में क्या डिफरेंट होता है। एक अमीर आदमी जब एसी फर्स्ट कोच में जाता है तो उसके साथ जो उसका बैग होता है वो इतनी लग्जरी रूप से बाकायदा अच्छा रखा जाता है, उससे कई घटिया गुने तरीके से आम आदमी एक
बोगी में, जनरल बोगी में घुस के जाता है। आप कभी कंपेरिजन करिएगा, हमने अपने आंखों से गौर किया है, देखा है, गरीब आदमी ऐसे तिरछा खड़ा होकर भीड़ में दब के जाता है, और वही अमीर आदमी का जो बैग होता है, उसके जो कुत्ते होते हैं, उनका सामान जो लगेज होता है, वो एसी के फर्स्ट कोच में जब जाता है, बाकायदा उसको भी उसके लगेज, उसके सामान को भी बैठने के लिए व्यवस्था मिलती है। तो अगर जीना है तो गरीबी से तो लड़ना ही पड़ेगा। ये आज का कुछ नया नहीं है, आप हमेशा से देख सकते हैं देश के बंटवारे का मंजर।